हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम कक्षा 12 भूगोल के हर चैप्टर कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट के हिसाब से कर रहे हैं। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। अभी हमने जो लेटेस्ट चैप्टर किया था वो किया था पार्ट 2, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। हमने इसमें देखा था कि सर हमारे पास में इसमें से सिर्फ छोटे प्रश्न आएंगे सर, बहुविकल्पी आएंगे, वन लाइनर और रिक्त स्थान आएंगे। तो हम लगभग सभी छोटे प्रश्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम रिक्त स्थान में भी ले लेंगे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। मैं पुनः आपको बताऊंगा, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप इसका आंसर देखकर और फिर आप इसका आंसर देख लीजिए और टाइप कर दीजिए। अपना स्कोर बताइए कि कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, लीजिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। यहां पर देखेंगे आप पहला कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये टिप्पणी किसकी है? तो यहां पर है रेडजेल साहब, जॉर्ज बी क्रेसी, माल्थस, ग्रिफिथ टेलर। बताइए कौन सा आंसर होगा इसके अंदर। मैं इसका आंसर निकालने से पहले हर ऑप्शन की बात करता हूं। रेडजेल साहब इनकी बात करें तो सर ये रेडजेल तो जर्मनी के थे, पहले पार्ट की बात हो रही है सर। इन्होंने इनकी किताब का नाम एंथ्रोपोजोग्राफी था सर, एंथ्रोपोजोग्राफी था सर। और इन्होंने परिभाषा दी थी कि मानव समाज और धरातल के मध्य संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। अच्छा, जॉर्ज बी क्रेसी, बताइए क्या अब तक आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है जॉर्ज बी क्रेसी साहब। जॉर्ज बी क्रेसी साहब ने कहा एशिया के बारे में, और ये कहा कि बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है विश्व की। माल्थस महोदय, ये कौन है सर? ये थॉमस माल्थस है। 1798 के अंदर इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत दिया। इनकी किताब थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, वहां पर एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या तो गुणोत्तर रूप से बढ़ेगी और खाद्यान्न या संसाधन समांतर रूप से बढ़ेंगे। ग्रिफिथ टेलर साहब कौन है साहब? सर इन्होंने नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ सिद्धांत दिया था सर, है ना। और ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार प्रकृति और मनुष्य के मध्य सामंजस्य होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप देखो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन हमने सबकी बात कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक, अपकर्ष कारक कौन सा है? तो सर पहले आप प्रवास बताइए। सर प्रवास तो आपने बताया था कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ लोग कोई भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारणों के कारण जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। इसमें वो मूल स्थान को छोड़ देते हैं और गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। मूल स्थान से जो चीजें धकेलती है उनको हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। खराब कारक होते हैं सर, नकारात्मक कारक होते हैं। और जो गंतव्य स्थान पर जो चीजें जो आकर्षित करती है उन्हें अपकर्ष कारक कहते हैं, यानी अच्छे होते हैं। ठीक है, कह रहा है अपकर्ष कारक यानी अच्छे कारक बोल रहा है, अच्छे कारक। तो देखिए काम के बेहतर अवसर, पॉजिटिव है। रहन सहन की अच्छी दशा, ये भी अच्छे कारक है। जीवन संपत्ति की सुरक्षा, ये भी अच्छे कारक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर रहती है? मैंने आपसे जब परसेंट की क्वेश्चन थे तो आपको पता है मैंने बताया था कि तो 85% और 15%, यानी आपकी उत्तरी गोलार्ध में 85% जनसंख्या रहती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या रहती है। मैंने आपको एक बताया था 90% और 10%, यानी 90% जनसंख्या विश्व की केवल 10% भूभाग पर रहती है। और एक मैंने बताया था 60%, यानी विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है, जिसमें विश्व में टॉप 10 में 6 एशिया के देश थे। बताया था ना आपको, चीन है, भारत वो नंबर 1 पे ही है। तो 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग पर रहती है? आपने कर लिया आंसर सर। इसका आंसर 10% हो जाएगा। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक, सभी बात की थी। प्रतिकर्ष जो मूल स्थान की विशेषता होते हैं, नकारात्मक कारक होते हैं सर। तो प्राकृतिक विपदाएं से नकारात्मक है। प्रतिकूल जलवायु नकारात्मक है। बेरोजगारी नकारात्मक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। क्या उत्तर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगों की, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन है? मैंने जब आपको मैंने एनसीईआरटी बुक करा रहा था बेटा, तो वहां बताया था जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें आर्थिक कारक की बात की थी, आप याद कीजिएगा। एक तो की थी हमने भौगोलिक कारक की, एक की थी हमने आर्थिक कारक की, और एक की थी हमने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की। भौगोलिक कारक में हमने जल की बात कर ली थी सर, हमने इसमें मृदा की बात कर ली थी, इसमें हमने जलवायु की बात कर ली थी, इसमें भू आकृति की बात कर ली थी। लेकिन आर्थिक कारक में हमने सर नगरीकरण की बात की थी सर, नगरीकरण की बात की थी। हमने इसमें औद्योगिकरण की बात की थी।
औद्योगिकीकरण। और इसी में ही हमने एक खनिज की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि औद्योगिकीकरण में आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है, और उस उदाहरण का नाम है जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र, जो औद्योगिकीकरण वहां पर जनसंख्या का संकेंद्र पाया जाता है। और खनिज के कारण आपकी किताब में दे रखा है अफ्रीका का कटंगा, है ना, जाम्बिया और कटंगा। और यहां पर क्या है सर, यहां पर तांबा उत्पादन के कारण, यानी खनिज के कारण वहां पर जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जा रहा है। ये बात हुई थी हमारी। तो उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन है? कटंगा और जाम्बिया तो सर अफ्रीका में है, और ये सर तांबा के कारण है। किसके कारण है? तांबा के कारण। तो सर ये तो नहीं होगा। जापान का कोबे ओसाका भी पढ़ लिया सर आपने, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान का कोबे ओसाका। और भूमध्य रेखीय प्रदेश तो सघन है ही नहीं, वहां तो वन है, वो घने जंगल है, अमेजन के जंगल, कांगो के जंगल, बात की थी ना अपन ने। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? आप एक नोट कीजिएगा, मैंने आपको कल बताया था, एक तो बताया था सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या बताया था। सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो पाई जाती है आपके एशिया में। कहां पाई जाती है? एशिया में। याद है आपको? क्यों पाई जाएगी ना सर, चीन भी है, भारत भी है, फिर आपके इंडोनेशिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, सब एशिया के तो है। टॉप 10 में 6 देश सर। अच्छा, फिर बात करते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, इसकी बात करें तो यह होगी आपके अफ्रीका में। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि भी कह सकता है, जन्म दर भी कह सकता है, सर्वाधिक जन्म दर भी कहेगा तो भी उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। और फिर एक होता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो बेटा इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना, पिछले वीडियो में थोड़ा मैंने गलत बता दिया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में मैंने आपको यूरोप बताया था, जो कि यूरोप दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे एशिया ही है, जिसकी जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर पूरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, तो उत्तर हो जाएगा हमारे पास अफ्रीका। वृद्धि पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है? इस नहीं पर क्लिक करना है, थोड़ा जोर देना है। विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं है तो यानी क्या पूछ रहा है? सघन पूछ रहा है ना। उल्टा लेके नहीं चलना है कि आपको ढूंढना है कि सर विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, नहीं, आपको उल्टा सघन। जैसे पूछ रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो आपको अपकर्ष ढूंढना है। निम्न में से कौन सा अपकर्ष कारक नहीं है, तो आपको प्रतिकर्ष ढूंढना है, तो सघन ढूंढना है। अटाकामा सर ये सघन नहीं है। भूमध्य रेखीय प्रदेश सर ये सघन नहीं है। ध्रुवीय प्रदेश यहां पर लोग रहते नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें इंडोनेशिया आ गया भैया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। ठीक है, सिंगापुर आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा वहां पर है। एशिया महाद्वीप में अभी बात की थी, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 90, 60, 10, 17, आप बताइए। अब तक तो बता दिया होगा आपने शायद। कितनी होगी? 60%। कितनी होगी? 60%। आगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक, अभी भी बात की थी सर, आर्थिक कारक। खनिज है क्या? है सर। औद्योगिकरण है क्या? अभी है ना सर, अभी आपने इसमें उदाहरण दिया था जापान का कोबे ओसाका, जापान का कोबे ओसाका, कोबे ओसाका आपने अभी उदाहरण दिया था। ठीक है सर। अच्छा, खनिज में किसका दिया था सर? आपने कटंगा और जाम्बिया दिया था सर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है सर। वैसे अगर हम भारत में बात करें तो छोटा नागपुर पठार की बात कर सकते हैं हम, नगरीकरण भी है सर, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? अब प्रतिकर्ष कारक नहीं है तो ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है अपकर्ष कारक। अपकर्ष यानी अच्छा कारक। जलाभाव सर ये अच्छा कारक थोड़ी है, नहीं। बेरोजगारी ये अच्छा कारक है क्या? नहीं है सर। चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं ये अच्छा कारक है, और महामारियां ये नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं। ओके, ऐसे आप उस आंसर को करना है, यहां गलती ना करना है आपको। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? घनत्व वाला देश कौन सा है? अभी मैंने बात की थी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अपने एशिया में पाया जाता है, और यहां पर जनसंख्या घनत्व वाला देश आएगा आपके पास में सिंगापुर। सिंगापुर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सिंगापुर है कहां पर, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप। सिंगापुर, अगर आप थोड़ा सा इसको यहां से देखेंगे, मैं थोड़ा जूम कर लूं इसको, एक सेकेंड।
यहां देखिए आप, सिंगापुर कहां है बेटा, थोड़ा इधर आइए। ये आपका इंडोनेशिया का क्या है, ये सुमात्रा है, ये जावा है, ये बाली है, ये ब्रोनियो है। इस ब्रोनियो के ऊपर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों ही मलेशिया है सर, ये दोनों ही मलेशिया है बेटा। यहां से पश्चिम मलेशिया है, ये पूर्वी मलेशिया है ना, ये बताया हुआ है। इस पश्चिमी मलेशिया के पास में यहां पर मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। ये जो हिस्सा है, कौन सा, ये हिस्सा जो है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंगापुर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिंगापुर कहते हैं। अच्छा, एक आता है बैंकॉक, ये थाईलैंड है बेटा, ये मलेशिया के पास जा रहा है, ये पूरा थाईलैंड है। इस थाईलैंड में अगर हम इसकी बात करें तो ये बैंकॉक है इसकी राजधानी, और हांगकांग कहां जाएगा, हांगकांग यहां आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये नक्शे हम करेंगे जब आपको बड़ा मजा आएगा, अच्छे ढंग से कराएंगे हम। अच्छा, आगे देखें आप, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। आगे आप देखें, कटंगा जाम्बिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, अभी अभी बताया सर आपने, आर्थिक कारण में, खनिज में, लोहे में था, तांबे में था, जिंक में था या एल्युमिनियम में था सर, बताइए आप तो कर लिया हुआ आपने सर, तांबे के लिए, तांबे के लिए, तांबे के लिए। ओके जी, किसने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, यानी लोगों की संख्या बढ़ेगी, यानी लोगों की संख्या तो बढ़ेगी मतलब किसके रूप से, गुणोत्तर रूप से, और खाद्य आपूर्ति बढ़ेगी समांतर रूप से। ये किसने कहा था सर, बताइए आप। माल्थस ने कहा था, ट्रिवाथा ने, फिंचनी, इनमें से कोई नहीं। आपके पास में सीधा सा उत्तर है, माल्थस ने 1798 में कहा था, और क्या सिद्धांत दिया था, जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत दिया था, और इसमें यह कहा था कि जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ेगी और आपके खाद्य आपूर्ति समांतर रूप से बढ़ेगी, और अगर ऐसा रहा तो 25 वर्ष में जनसंख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी आपकी। तो 200 वर्ष में 256:9 का अंतर आएगा, और बाद में प्राकृतिक आपदा के कारण जनसंख्या का नियंत्रण होगा। ये इन्होंने कहा था, थॉमस माल्थस साहब ने। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या है, अब जनांकीय संक्रमण क्या है सर, थोड़ा रिकॉल कराइए सर। सर ये सिद्धांत आपने बताया था, थॉमसन ने दिया था, नोटस्टिन ने 1945 में वैज्ञानिक संशोधन किया था। इसका उपयोग क्या था सर, इससे भविष्य की जनसंख्या के बारे में पता लगता है, सरकार नीतियां बनाती है और वर्तमान जनसंख्या के बारे में जान सकते हैं। अच्छा, और क्या बताया था सर आपने, सर बताया था अगर कोई समाज है, अगर वो मान लीजिए ग्रामीण से, है ना, ग्रामीण से क्या हो जाए, शहरी हो जाए, अगर वो किस कृषक से क्या हो जाए सर, औद्योगिक हो जाए, अगर मान लीजिए अशिक्षित से क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, तो ये जो परिवर्तन होगा ना सर, यही जनांकीय संक्रमण है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जन्म दर जो उच्च थी, मृत्यु दर जो उच्च थी, वो निम्न हो जाएगी सर इसके अंदर। ठीक है, ये वाली बात थी। इसमें 3 थे, आपको बताया था मैंने, इसमें 3 प्रकार थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट में बताया था कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च रहती है, सेकंड में जन्म दर कुछ समय तक उच्च रहती है, फिर वो नीचे गिरती है, जबकि मृत्यु दर शुरू से नीचे गिरती है, इस तरीके से, और लास्ट में दोनों मिल जाती है। तो यहां पर प्रथम अवस्था में आएगा कि जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। कभी कभार जन्म दर की जगह प्रजननशीलता दे देते हैं, और मृत्यु दर की जगह इसमें आप किसमें यहां पर दे देंगे मृत्यता, क्या दे देंगे, मृत्यता। लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके जी, दो समय बिंदुओं को के बीच, 2 समय बिंदु यानी कोई समय है, जनसंख्या के बीच कोई परिवर्तन होता है, और यदि उसे प्रतिशत में व्यक्त करें तो वह क्या कहलाएगा, बताइए आप। मैंने बताया था कि कोई भी एक निश्चित क्षेत्र है, जैसे भारत की बात की थी, उस पर निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। ओके, अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर, आप जनसंख्या की वृद्धि तो जानते ही आप, वो जनसंख्या वृद्धि होती है, लेकिन यहां पर कह दिया प्रतिशत, तो प्रतिशत आते इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर। अगर सिंपल परिभाषा बोले कि 2 समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर होता है जनसंख्या वृद्धि, लेकिन प्रतिशत आ गया है इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर आ गया। इसी में एक ऑप्शन की बात करें, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अब प्राकृतिक वृद्धि दर 2 पे ही निर्भर करेगी बेटा, एक तो जन्म पर और एक मृत्यु पर, 2 घटक हैं, और अगर वास्तविक आ जाए तो प्रवास भी इसमें शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए कौन सा घटक अनिवार्य नहीं है। देखिए, प्रजननशीलता, इसको आप जन्म दर भी कह सकते हैं सर, जन्म दर तो है, बिल्कुल है सर। मृत्यता, इसको सर मृत्यु भी कह सकते हैं हम। प्रवास, प्रवास है सर, आप्रवास, उत्प्रवास। मैंने बताया जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु, प्रवास। स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, बता रखा है सर। पहले पे चीन था, दूसरे पे भारत है, फिर तीसरे पे हमने अभी बात की थी, यहां पर हम देखें थोड़ा सा, आप इसको वापस कर लीजिए, यहां पर हम कर लेते हैं एक बार, ये देखिए, एक सेकेंड,
हाँ, यहां देखिए आप कि पहले पे कौन था, पहले पे आपका चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे आपका यूएसए है, चौथे पे आपके इंडोनेशिया है, पांचवे पे ब्राजील है, छठवें पे आपके पाकिस्तान है, ठीक है, सातवें पे नाइजीरिया है, आठवें पे बांग्लादेश है, नवे पे आपके पास में रूस है और 10वें पे आपके पास में मैक्सिको है। ओके, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पर देखिए आप आगे, तो चीन आ गया पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर भारत है। अभी वर्तमान में भारत नंबर 1 पे आ चुका है, लेकिन हमारे बुक के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो चीन पे करेंगे हम उसमें। उद्योगों की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा प्रदेश सघन है? यह भी पहले भी आया था शायद, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। ठीक है ना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। खनिज की उपस्थिति के कारण, अब देखिए इसको क्वेश्चन को बदल दिया मैंने, पहले तांबा था अब तांबा नहीं लिखा। खनिज की उपस्थिति के कारण विश्व का कौन सा सघन क्षेत्र सघन बसा हुआ है? देखिए कोबे ओसाका उद्योगों के कारण है, भूमध्य सागरीय प्रदेश तो जलवायु के कारण सघन है, यहां पर एक कारण लिख सकते हैं आप, ये जलवायु के कारण सघन है, ठीक है, ये उद्योगों के कारण सघन है, औद्योगिक प्रदेश है ये। जबकि खनिज के कारण कौन सा है? अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया है, तांबा। कौन सा खनिज? तांबा खनिज, ठीक है। और ओशिनिया बोलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को सम्मिलित रूप से। तो बेटा मुझे उम्मीद लग रहा है, मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। अभी तो मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, तब और भी मजा आएगा आपके पास में ना। आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, सबसे अधिक तो एशिया था ना सर, तो सबसे कम कौन सा होगा? ओशेनिया होगा सर, ओशेनिया। ओशेनिया ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड को मिलाकर बोलते हैं हम ओशेनिया। अगला, विश्व जनसंख्या को 5 अरब से 6 अरब होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? आपकी एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि इसमें तो 5 अरब से 6 अरब होने में लगा था 150 वर्ष, 7 वर्ष, 47 वर्ष, 12 वर्ष। सर 12 वर्ष लगे थे, 12 वर्ष। ओके, 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आप, विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, यह आपकी उस एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है। 5 से 6 अरब वर्ष में अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। सर अभी तो बताया था आपने 12 वर्ष लगे, तो यहां 100 वर्ष कैसे होंगे? तो ये गलत हो जाएगा। जनांकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, बिल्कुल उच्च होती है सर, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ये इसका उत्तर गलत है, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, मजेदार क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूं, इसका आंसर आप दीजिएगा कि किसने कहा है कि कोई देश स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, वहां की स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है? ये कथन किसका है ना? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने यहां पर नहीं दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लीज आप इस वीडियो को देखें, आपकी तैयारी मजबूत करें, और कोई भी मुझसे आपको बात करनी हो, कोई भी आपको सुझाव देने हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसमें जरूर अमल करूंगा, है ना। थोड़ा समय का चक्कर ये रहता है क्योंकि बेटा मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूं, मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ता है, मैं शाम तक आता हूं तभी बना पाता हूं, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा जैसे कोई छुट्टी मिलेगी मैं जल्दी से आपको वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ओके बेटा, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू बेटा।